अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर, जहां इस वक्त हम कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में मौजूद हैं और तमाम किसान भाई हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। तमाम विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले विशेषज्ञों का परिचय करा देते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, फसल सुरक्षा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र से आपके बीच। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता है और मैं उद्यान वैज्ञानिक पद पे यहाँ कार्यरत हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना से। मेरा नाम डॉक्टर शकुंतला गुप्ता, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र नगीना। मैं डॉक्टर के सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर से। मैं डॉक्टर शिवांगी, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में वैज्ञानिक सस्य विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। जोरदार तालियां विशेषज्ञों के लिए। और तमाम किसान भाई भी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, तो अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। और आज जिस तरह से लगातार किसान प्रश्न मंच पर हम चर्चा करते हैं, किसानों के साथ बातचीत करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और वो उत्तर देते हैं, इसलिए शुरुआत करेंगे किसानों के साथ प्रश्न से। और आज प्रश्न हम चर्चा करेंगे धान की खेती को लेकर। तो धान की खेती पर आप लोगों से सवाल करेंगे जिसका जवाब आप लोग देंगे, इसलिए शुरुआत करते हैं और आप बहुत गौर से सुनिए जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो सुनिए, धान की खेती करने के लिए कौन कौन सी उन्नत प्रजाति हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, बहुत गौर से आपको सुनना है और जल्दी से हाथ उठा लेना है। इसलिए धान की खेती करने के लिए कौन कौन सी उन्नत प्रजाति है, ये आपको बताना। तो जल्दी से हाथ खड़ा करिए। देखिए, हाथ खड़े होने शुरू हो गए और इसलिए शुरुआत आगे से कर लेते हैं। आगे से हाथ उठ चुका है, इसलिए शुरुआत आप ही से करते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मैं पंकज कुमार राणा, निवासी शरीफपुर खोराज का रहने वाला हूँ और धान की प्रजाति के बारे में, उन्नत प्रजाति जो है बासमती के बारे में जानना चाहते हैं ना। बासमती पूषा 6 1509, बासमती 1800 और बासमती इसके जी 1401 और इसके अलावा 1401 के अलावा बासमती 1885 86 ये बासमती मेरे यहाँ उगाई जा चुकी हैं। इनके बारे में मुझे जानकारी है। ठीक है पंकज जी, बैठिए। देखिए, पंकज जी ने जवाब दिया। तो देखिए, महिलाओं ने भी हाथ उठाया था, इसलिए महिला किसान बहन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। खड़ी हो जाइए बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन रानी है, मैं नगीना उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं सबसे धान की खेती पे बात करूँगी। अधिक उत्पादन वाली धान की खेती पूसा बासमती 1847 हम ज़्यादा सबसे अधिक उत्पादन हमारे क्षेत्र में होता है। और मैं ये कहना चाहूँगी, इसको प्रोसेसिंग करके हमें इसका चावल मार्केट में लाना चाहिए। बैठिए। सुमन बहन ने भी बताया कि किस तरह से धान की खेती होती है। हालांकि पूछा यह गया था कि कौन कौन सी उन्नत होती है, तो और भी कई हाथ उठे थे, तो जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम शरद कुमार सिंह, ग्राम हरगनपुर का रहने वाला हूँ। और बासमती में बहुत सारी वैरायटीज हैं, जैसे आपके पूसा 1718 है, पूसा आप 1847 जैसे भी मैडम ने बताया, और आपका 1847 है। तो ये सब वैरायटीज हैं जो आजकल लेटेस्ट बासमती में इंटरनेशनली और नेशनली आपका मार्केटिंग के लिए काम कर रही है। तो देखिए, शरद भाई भी हैं, यहाँ किसान हैं, उन्होंने भी बताया है। और भी किसान जो हाथ उठा रहे थे वो खड़े हो सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन कौन सी धान की खेती करने के लिए उन्नत प्रजाति है। तो वो बताना चाहता हो जो भी, वो खड़ा हो सकता है, जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है।
तो देखिए धान की खेती करने के लिए कौन कौन सी उन्नत प्रजाति है ये आपको बताना है। देखिए तमाम किसानों ने बताया, हालांकि हाथ लगातार आगे से उठ रहे हैं, मन में आपके भी है, इसलिए आपके मन की भी जान लेते हैं और इसलिए आपके पास भी आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार चौहान है और मैं यहीं पास का गांव रामपुर दास का रहने वाला हूँ जी। जी। मेरे हिसाब से तो पूसा 11-21 जिसका चावल सबसे अच्छा होता है वही लेटेस्ट है। पूसा 11-21 11-21 पंकज जी बता रहे हैं पूसा 11-21, और इसको लेकर भी देखिए और भी किसान हाथ उठा रहे थे, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। आपने भी हाथ उठाया था और काफी मुस्कुरा भी रहे हैं आप, जिस सारे सवाल का जवाब आपको पता है, इसलिए जल्दी नाम बताइए। मेरे को जो पता है, मेरा नाम सर्वेंद्र कुमार है और मैं एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चलाता हूँ किसानों के माध्यम से। और मेरे यहाँ ज़्यादातर पूसा 1847, पूसा 1885, पूसा 1886 और 11-21 और तुम्हारा एक 1509 जो किसान भाई वो 1509 को लगाते हैं, तो उसके साथ साथ अक्टूबर में उसमें जो है गन्ने की रोपाई कर देते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए लाभ होता है, बिल्कुल, तो किसानों को लाभ होता है। और देखिए कि तमाम किसान भाई बहनों ने जवाब दिया है, लेकिन किसका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था वो भी हमारे साथ एक्सपर्ट इस मंच पर मौजूद हैं, वो बताएंगे। और साथ ही ये भी घोषणा करेंगे कि किसको किसान कप से नवाजा जाए, सम्मानित किया जाए। चलिए, जैसा कि अभी सर ने पूछा कि धान की कौन कौन सी प्रजाति की बात कही, इन्होंने आपने उसमें अलग नहीं किया कि बासमती, मोटा या हाइब्रिड, बताना तीनों प्रजाति था, लेकिन हमारे किसान साथियों ने बासमती पे ज़्यादा फोकस किया। अगर हम बासमती की प्रजातियों की बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ जनपद बिजनौर या पश्चिमी यूपी की बात होती है, तो जो कम अवधि वाली प्रजातियाँ होती हैं उसमें पूसा बासमती 1847 है, पूसा बासमती 1692 है, पूसा बासमती 1509 है। इसके बाद जो हमारी लंबी अवधि की प्रजातियाँ होती हैं उसमें पूसा बासमती 11-21, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1401, ये बासमती की प्रजातियां हैं। इसके अलावा अगर मोटे धान की बात हम लोग करते हैं तो नरेंद्र धान 359 है, PR 126 है, पंत धान 24 है, और इसमें अगर हम हाइब्रिड धान की बात करते हैं तो एराई 6444 गोल्ड, क्योंकि गोल्ड है, और 6444 है। ये धान की प्रजातियों की बात है। और अगर हम आपके जवाबों की बात करें तो जवाब देने का प्रयास सभी लोगों ने किया, लेकिन अगर सबसे अच्छा अगर जवाब किसी ने दिया तो सर्वेंद्र कुमार ने दिया है। शर्वेंद्र कुमार जी आ जाइए, बहुत सही जवाब आपने दिया, जोरदार तालियां शर्वेंद्र कुमार जी के लिए बजा दीजिए। हालांकि मॉडल किसान ही लग रहे हैं, लेकिन सही जवाब दिया, इसलिए जोरदार तालियों के साथ इन्हें सम्मानित किया जाता। जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए, तालियों में कंजूसी मत कीजिए। बहुत शुक्रिया शर्वेंद्र कुमार जी, सही जवाब आपने दिया। और देखिए किसान कप के हकदार शर्वेंद्र कुमार बने हैं, लेकिन आप लोग भी बन सकते हैं, लेकिन आप प्रयास कम कर रहे हैं और पीछे से बिल्कुल प्रयास नहीं किया जा रहा। तो इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा पीछे से भी लोग प्रयास करें। तो इसलिए देखिए लगातार हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न आपसे पूछते रहेंगे और जवाब आप लोग देंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, जो लोग पीछे हैं वो भी हाथ उठाएं और जवाब दें और किसान कप के हकदार बने। इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए, और एक और सवाल आप लोगों से पूछते हैं जो इसी से जुड़ा हुआ है, धान की खेती से जुड़ा हुआ है। तो बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है, जवाब आप लोगों को देना है, क्योंकि किसान कप का हकदार भी इस मंच पर आप ही को बनना है। इसलिए बासमती धान की अच्छी, खाने योग्य एवं निर्यात के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? देखिए इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है, ये भी आपको बताना है। बासमती धान की अच्छी, खाने योग्य एवं निर्यात के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी होती है जो आप जानते हैं? देखिए हाथ इस बार बहुत तेजी के साथ बहुत सारे किसान भाइयों को उठे हैं, इसलिए पीछे से इस बार शुरुआत करते हैं। पिछली बार आगे से की थी, और पीछे किसानों की तरफ बढ़ेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके पास क्या उत्तर है, और इस उत्तर का जवाब वो देते हुए नजर आएंगे आपको अभी इस वक्त कैमरे पर। तो जल्दी से खड़े हो जाइए जिन्होंने हाथ उठाया था। नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम जनेश्वर सिंह है, मैं ग्राम खुशापुर मठेरी का रहने वाला हूँ। जी जनेश्वर बताइए। सर वैरायटी 11-21 और 1692। 11-21 और 1692 जनेश्वर बता रहे हैं। जनेश्वर बैठिए, और भी किसानों ने पीछे से हाथ उठाया था, तो जल्दी से खड़े हो जाइए जिन्होंने भी हाथ उठाया था। आपने हाथ उठाया था, नाम क्या है? लोकेश कुमार है। तो पता नहीं लोकेश धान के बारे में? किसान है आप भी? खाली वैरायटी का पता है। कौन सी वैरायटी बताइए, जो वैरायटी पता है आपको? 1692 है और 1885, 1886, 11-21, 1886, 1882,
11-21 इतनी सारी वैरायटी आपको पता है, फिर भी आप बता नहीं रहे, बैठ जाइए। और भी किसानों ने पीछे से हाथ उठाया था, आप भी बुजुर्ग किसान नजर आ रहे हैं, तो इसलिए आपके पास जवाब नजर आ रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत छुपा रहे हैं कुछ, जल्दी से बताइए क्या नाम है आपका? देखिएगा विनोद कुमार धर्म सनंगली जी। और जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसकी कोई एक वैरायटी नहीं है, अलग अलग देश में अलग अलग वैरायटी की चॉइस होती है और उसके हिसाब से हमें बोना पड़ता है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी होती है, उसकी वैरायटी बताइए। नहीं, लोकल में तो हमारी 11-21 चलती है, जो अपने लोकल में हम करते हैं तो वो तो 11-21 है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो है वो अभी हमारा जो गया है वो 17-18 जो नई वैरायटी निकली है उसके चावल की हमने वो करी है। 17-18 जी। बैठिए विनोद जी। तो देखिए और भी किसान भाई हैं, तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं इस मंच पर, बेबाकी से जवाब दीजिए, बिना डरे बिना सहमे, और इसीलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं, और लोग भी आगे से हाथ उठा रहे हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, खड़े हो जाइए। नाम बताइए। शरद कुमार सिंह नाम है जी मेरा। शरद जी, इधर देखिए कैमरे की तरफ और बताइए। जैसे वैरायटी है बासमती, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में आप वैरायटी जाएंगे बासमती तो वहाँ 1637 के लिए जाएंगे, और जैसे आप अरेबियन कंट्रीज के लिए जाएंगे तो पूसा आप 11-21 17-18 के लिए जाएंगे, और जैसे ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज के लिए जाएंगे तो वहाँ 1509 पूसा 1509 और आपका 1692 इन वैरायटीज के लिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और यही वैरायटी ज्यादातर हम लोग बोते भी हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। देखिए शरद जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हर बार जवाब दे रहे हैं, और किसान भी जवाब दे सकते हैं, और किसान भी कप के हकदार बन सकते हैं। तो देखिए कप के हकदार बन चुके एक किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं और लोगों से कहूंगा कि वो भी हाथ उठाएं और अपने मन की बात यहाँ रखें, ताकि और जो महिला बहनें हैं हमारी वो भी हाथ उठा सकती हैं, बता सकती हैं, आप बता सकती हैं। आप बहन खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप बताइए? किसान है आप भी? जी बताइए। मैं सीमा कुमारी भूरापुर से। जी सीमा जी बताइए। ये सवाल है, बासमती धान की अच्छी खाने योग्य और निर्यात के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी होती है? 17-18। सीमा ने भी देखिए अपनी सीमा लांग कर जवाब दे ही दिया है, इसलिए अब यह तय करना है विशेषज्ञों को कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है, और अब विशेषज्ञों के पास जाने का वक्त हो गया है, साथ ही वो इस जवाब को बेहतर तरीके से हमारे किसान भाइयों और हमारे दर्शकों को भी समझाएंगे, ये उम्मीद मैं करते हुए आपके पास आता हूँ। जैसा सर ने अभी पूछा एक प्रश्न आप सभी लोगों से कि बासमती की कौन सी प्रजाति ऐसी जो खाने योग्य और निर्यात योग्य है, तो इसमें अगर हमारे कुछ साथियों ने अच्छा जवाब देने का प्रयास किया, उसमें शरद जी भी हैं, विनोद जी भी, सब लोगों ने प्रयास किया। देखिए अगर हम निर्यात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हमारा बासमती चावल जो निर्यात होता है वह पूसा बासमती 11-21, यह जो अरेबियन कंट्री को जाता है, और हमारे एक साथी ने बताया पूसा बासमती 1637, यह पूसा बासमती 1637 जो है यह निर्यात होता है यूरोपियन कंट्री को। और खाने योग्य अगर हम चावल की बात करते हैं तो पूसा बासमती 1401 है और 1886 है, और अगर सही जवाब की बात की जाए तो इसका सही जवाब श्री शरद कुमार जी के द्वारा दिया गया है। शरद कुमार जी देखिए जो हमारे मॉडल किसान हैं जो यहाँ सबसे अलग नजर आ रहे हैं, उन लोगों का नंबर लगातार आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूंगा आप लोग भी प्रयास करें और जवाब दें। आइए शरद कुमार जी, आपको यहाँ किसान कब से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां शरद कुमार जी के लिए, क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया। तालियां भी आप लोग नहीं बजा रहे, तालियां तो कम से कम बजाइए ताकि इनकी तरह अब भी किसान कब पाएं। तो लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न इस मंच पर आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आप लोगों को बखूबी देना है, और अगर आप सही जवाब दे पाते हैं तो किसान कप से आपको नवाजा जाएगा। यहां विशेषज्ञ हमारे साथ इस मंच पर लगातार बने हुए हैं जो डिसाइड करेंगे कि किसको किसान कप से नवाजा जाए, तो इसलिए जवाब आप लोगों को देना है। और सुनिए बहुत गौर से, एक और सवाल आप लोगों से हम पूछते हैं, धान उत्पादन में नवरत्न हरी खाद की भूमिका क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए धान उत्पादन में नवरत्न हरी खाद की भूमिका क्या है ये आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए। और हरी खाद, नवरत्न हरी खाद की भूमिका क्या है, धान उत्पादन को लेकर उसकी क्या भूमिका रहती है, वो आपको बताना है। तो देखिए लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं और इसलिए इस बार महिलाओं से शुरुआत करते हैं। आप खड़े हो जाइए बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी है। जी सलोनी बताइए। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, ताकि हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिल सके। तो देखिए सलोनी बता रहे ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। देखिए सलोनी भी किसान हैं और ये यहाँ बता रही हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन इससे होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है उत्पादन में। और भी किसान भाई हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं। खड़े हो जाइए, युवा किसान हैं। देखिए ये हमारे साथ
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह। उपयोग होता है और कैसे किया जाता है और कैसे उसका लाभ होता है, ये हमारे किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि कितना लाभ हम उससे उठा सकते हैं। देखिए और भी कुछ ये किसान है, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। जी प्रशांत कुमार, बताइए हरी खाद का क्या उपयोग किया जाता है? हरी खाद का जमीन की जो उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। और भी इसके अलावा और कोई फायदा होता है? इससे उसमें प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है, इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा जमीन उपजाऊ हो जाती है। जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। देखिए बैठिए, बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया है। तो लगातार अब कोशिश करेंगे कि विशेषज्ञ इसका सही जवाब दें ताकि हमारे दर्शकों और हमारे जो इस वक्त किसान भाई बहन हैं उन तक सही जानकारी पहुंच सके, और साथ ही वो ये भी घोषणा करें कि किसको किसान कब से नवाजा जाए। जैसा कि अभी जो प्रश्न पूछा गया कि नवरत्न हरी खाद के बारे में, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सनई ठेसा जैसे हरी खाद की फसल लगाते हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले 3 सालों से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने नवरत्न हरी खाद के बारे में चर्चा की, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना शुरू किया। नवरत्न का मतलब होता है इसमें 9 तरह के बीज होते हैं, जैसे सनई, ठेसा, ओट, मूंग, लोबिया, ज्वार, बाजरा, ग्वार और फिर क्या कहते हैं तिल। ये 9 तरह के बीज इसमें मिला के बोए जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और साथ ही साथ खरपतवारों का प्रबंधन होता है। जैसे अभी कुछ साथी हमारा बताने का प्रयास किया, किसी ने बताया कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, किसी ने बताया कि भूमि भुरभुरी होती है, की दशा सुधरती है, अच्छी बात है। किसी ने और जवाब दिए, इसको देने का प्रयास किया। अगर हम सबके प्रश्नों के जवाबों की बात देखते हैं तो उसमें सबसे अच्छा जवाब दिया है महेंद्र सिंह मिर्जारी को। तो महेंद्र जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ हमारे विशेषज्ञों के अनुसार। ऐसे जोरदार तालियां महेंद्र के लिए बजा दीजिए। महेंद्र आइए, किसान कब आपको दिया जाता है? महेंद्र जी आइए, बहुत कोशिश उन्होंने की और सीधा हरी नवरत्न की खाद की तरफ देखते हुए उन्होंने पूरा जवाब दिया, इसलिए उन्हें जोरदार तालियों के साथ यहां सम्मान दिया जाता है। जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आपने सही जवाब दिया और इसलिए यहां उनको नवाजा गया। और देखिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे। तीन महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस सिलसिले को जो लगातार प्रश्न उत्तर का सिलसिला इस मंच पर जारी है, उसको आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आप लोगों से धान की खेती से जुड़ा हुआ पूछते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है। धान की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है? देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो देखिए धान की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी किए हाथ उठाइए, नर्सरी के बारे में बताइए कि धान की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। और इसीलिए यहाँ महिला किसान है, उनसे ही पूछेंगे। सबसे पहले बहन खड़े हो जाइए और बताइए। सर मेरा नाम सुमन रानी है। धान की नर्सरी को पहले धान को 1 दिन पहले भिगो कर रख देते हैं और अगले दिन शाम के समय उसको पानी में डाल के ज़मीन में बो देते हैं, बिखेर देते हैं और उससे अच्छा और ग्रोथ करता है फिर। अच्छा, उससे अच्छा ग्रोथ करता है। देखिए सुमन कुमारी जो बहन है हमारे साथ, उन्होंने बताने की कोशिश की। बैठिए आप, और भी किसान भाई हैं जो बताना चाहते हैं। और देखिए यहाँ शुरुआत आगे से ही कर लेते हैं। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मुकेश तोमर। जी तोमर साहब बताइए। जी, 1 दिन पहले धान को भिगो कर रख दिया जाता है कार्बन डाइजिम या मैनकोजिप में। उसके बाद उसे बखेर दिया जाता है। जब जड़ जाता है उसके बाद बखेर दिया जाता है उसको। तो पहले रख दिया जाता है फिर बखेर दिया जाता है, ये तरीका भिगो कर रख दिया जाता है ना। अच्छा, भिगो के रख दिया जाता है फिर बखेर दिया जाता है। बखेर दिया जाता है। ठीक है सर,
बैठिए। मुकेश तोमर जी ने बताने की कोशिश की है। देखिए आगे से एक और किसान हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं। पहले नाम बताइए सर। पंकज कुमार राणा, निवासी शरीपुर खोराज। धान की नर्सरी करने के लिए खेत की जुताई करके उसमें पानी भर के उसमें पाटा लगाने के बाद उसमें धान की बिजाई कर दी जाती है, उसके बाद नर्सरी तैयार हो जाती है। तो देखिए पंकज कुमार राणा बता रहे हैं कि किस तरह से नर्सरी तैयार की जाती है। तो लगातार देखिए हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि कैसे नर्सरी तैयार की जाती है धान की, और भी किसान हैं जो बताना चाहते हैं लेकिन मन में लेकर बैठे हैं, और इसीलिए मैं उनसे कहूंगा। देखिए गुड़िया बहन है यहाँ, किसान हैं, वो बताना चाहती हैं। नाम बताइए अपना। हमारा नाम सलोनी है जी सलोनी बताइए। धान की खेती के लिए पहले धान को एक दिन पहले हम शाम के टाइम उसे भिगो देंगे, शाम में किसी भी टाइम एक दिन पहले। फिर अगले दिन उसको मतलब ज़मीन जो है थोड़ी सी कैरी तैयार करेंगे, उसको हम अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देंगे उसको, और उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह अच्छे से उसे पूरा न्यूट्रिएंट दे के अच्छे से उसके बाद उसे उसके अंदर बखेर देंगे। और इसलिए उसे एक दिन पहले इसलिए भिगोते हैं ताकि वो जल्दी से ग्रोथ हो जाए उसकी। तो देखिए जल्दी से ग्रोथ हो जाए इसलिए एक दिन पहले भिगोया जाता है, फिर नर्सरी तैयार की जाती है। बैठिए और भी किसान है, देखिए बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अभी मैं पास तो आ जाऊं, आपके करीब तो आ जाऊं ताकि आपकी आवाज वहां तक जाए। क्या नाम है? हरपाल सिंह, पटपड़ा गांव में। जी हरपाल जी बताइए। पहले तो हम उसको जुताई करते हैं खेत की जी, उसके ऊपर गोबर का खाद गिरा जाता है। हाँ। गिरने के बाद उसको भिगो देते, पले देते हैं, पिलावन पानी दे देते हैं। पानी देने के बाद जुताई करके उसको पनीर जब बोना जाता है, बोया मुंजी तो सब भिगो कर रख देते हैं 1-2 घंटा पहले। उसके बाद भिगो कर उसके खेत में जुताई करके अच्छी तरीके से ठाक उस बीज को बखेर देते हैं। क्या नाम बताया आपने? हरपाल सिंह। हरपाल जी बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है। बैठिए आप, और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो लगातार देखिए किसान भाई बता रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं। तो देखिए महेंद्र जी एक बार फिर से प्रयास करना चाह रहे हैं, तो बताइए। उसमें मिट्टी, हाँ जी, 40-60 खाद देसी गोबर सड़ा हुआ उसका मिक्स करते हैं, और पहले बीज को जो है ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम पर किलो के हिसाब से उसको उपचारित करते हैं, और बाद 10-12 घंटे के बाद उसे हम फिर एक कट्टे में रख देते हैं जिससे उसका अंकुरण फूट जाए, फिर उसे खेत में ले जाके करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से महेंद्र जी ने बताया। और देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे तमाम किसान के किस तरह से जवाब दिया जाए, और इस जवाब को कितना सराहेंगे हमारे विशेषज्ञ। तो लगातार हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं इस मंच पर, और वो बताएंगे कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है, और साथ ही वो ये भी बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। जी सलोनी जी ने जो जवाब देने की कोशिश की है वो उनका जवाब सही उत्तर के नज़दीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ये है कि नर्सरी देखिए आपकी सबसे प्रथम चरण है। अगर वो आप अच्छी तैयार कर ले गए तो आगे आने वाली फसल आपकी अच्छी होने वाली है। तो उसमें कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान देना है आपको, जिसमें पहली चीज़ है कि सही प्रजाति का चुनाव करें, प्रमाणित संस्था से ही बीज को आप खरीदें। दूसरी चीज़ है बीज का शुद्धिकरण। बीज का सुशुद्धिकरण कैसे करना है? आपको लगभग 1.5 किलो नमक को 10 लीटर पानी में घोल के धीरे धीरे किनारे से उसमें बीज को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके हल्के बीज होंगे वो ऊपर की ओर तैरने लगेंगे, उन्हें हटा दीजिए। जो नीचे तली में बैठे हुए बीज हैं उनको 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। उसके बाद अगला जो चरण है वो है आप अपने बीज का उपचार करें। उसके बाद आप आगे अपने उस बीज को क्या करना है कि लगभग 24 से 48 घंटे के लिए किसी जूट के बोरे से, जूट के कट्टे से ढक के अच्छी तरीके से एक ढेर बना के नमी बरकरार रहे, बीज सड़ने ना पाए, अंकुरित होने के लिए रख देते हैं। आपका बीज अंकुरित हो गया। अब लगभग 1 हेक्टेयर की नर्सरी, 1 हेक्टेयर एरिया में आपको रोपाई करने के लिए 800 वर्ग मीटर की नर्सरी की एरिया का ज़रूरत होती है। जब आप उस ज़मीन की आखिरी पडलिंग कर रहे हों तो उसमें 2 कुंटल सड़ी गोबर की खाद और 8 किलो NPK का प्रयोग करें। साथ ही साथ ध्यान रखें जो आपके अंकुरित बीज हैं उनको शाम के समय 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए आपकी उस जगह पे, उसमें अच्छे से छिड़काव करें। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि आपको नर्सरी तैयार करते समय ध्यान रखने चाहिए। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगी कि सलोनी जी ने सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत सराहनीय है उनका प्रयास। तो सलोनी आ जाइए, जोरदार तालियां देखिए इन किसान बहन के लिए। युवा किसान बहन हैं जिन्होंने सही जवाब दिया और इसलिए उनको किसान कप से यहाँ सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। ठीक है, थैंक यू।
तो लगातार ये सिलसिला इस मंच पर जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और मैं हाजिर हूं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और इस सिलसिले को जो लगातार प्रश्न उत्तरों का चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आप लोगों से पूछते हैं। तो देखिए, सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं, जवाब भी आप लोगों को देना है, इसलिए बहुत गौर से ये सवाल सुनिए और उसका जवाब आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप दे पाएं। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि पीछे से लोग जवाब देंगे, तो इसलिए बहुत ख्याल और ध्यान रखते हुए आपको सुनना है। धान का जैविक एवं रासायनिक बीज शोधन बताएं क्या है। तो देखिए, आपको बताना है कि धान का जैविक एवं रासायनिक बीज शोधन क्या है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। तो देखिए, धान का जैविक और रासायनिक बीज के बारे में आपको बताना है, इसलिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई बताएं। और इस बार हमने जैसे कहा था कि पीछे से हम अपने किसानों से पूछेंगे, हालांकि लगातार ये किसान कब पा चुके हैं, इसलिए हम इनके पास इस बार नहीं जाएंगे और इस बार बाद में इनके पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल पीछे से अपने किसान भाइयों से पूछेंगे उनको कितनी जानकारी है, उनको क्या खेती करने का अनुभव है। तो देखिए, ये चाचा नजर आ रहे हैं, पगड़ी लगा के खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेहर सिंह। मेहर सिंह जी, मेहर सिंह जी बताइए, धान का जैविक और रासायनिक बीज शोधन बताएं आप। धान का बीज शोधन ये यानी कि उसको संशोधन करके जितनी भी अच्छी मात्रा में लगाया जाएगा उससे ज़्यादा पैदावार होगी। मेहर सिंह जवाब दे रहे हैं कि शोधन करके संशोधन करके उससे लगाया जाएगा और उससे अधिक पैदावार होगी। और भी किसान हैं जो बताना चाहते हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए और उसके बाद उत्तर दीजिए। विनोद कुमार। जी विनोद जी। बीज शोधन हम ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं, जैविक, और अपनी जो नमक होती है 10 किलो पानी में 150 ग्राम नमक डालकर उससे हम बीज शोधन करते हैं और उसके निकाल के फिर उसको 3-4 दफे शोधन करना पड़ता है पानी से, साफ पानी से, तब वो हमारा शोध होता है बीज और उसको हम उपचारित करते हैं। तो देखिए, उपचारित कैसे करते हैं विनोद जी ने बताया। और भी किसान भाई हैं जो बता सकते हैं, आप बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे जल्दी से, नाम क्या है आपका? वसीम अहमद जी वसीम बताइए। शुद्ध बीज को करने के लिए जैसे वाटर लिया 10 लीटर, सभी सर ने जैसे बताया, उसमें हमने 1.5 kg नमक लिया, उसको मिक्स करने के बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 घंटे उसको रखेंगे स्टोक करके, उस पर अपना बीज डालेंगे, बीज को भी 2 घंटे उसको स्टोक रखना। जब बीज की ऊपर जो परत होती है ना, वो जब उतर जाए उस पर से हमें इसमें ग्लो दिखे, उसके बाद में हम बीच में उसको मट्टी में बोने के लिए प्रयास करेंगे तो उससे छुप जाओगे हमारा। वसीम अहमद। तो वसीम भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और सही जवाब हालांकि और डिसाइड करना है एक्सपर्ट्स को कि कितना सही जवाब किसका है, ये वो बताना है। तो देखिए, आगे से एक बार फिर हाथ उठे हैं तो इसलिए आगे से पूछ लेते हैं और इसलिए आप राणा जी बताइए। कुमार राणा जी, राणा जी। शरीफपुर खोराज जी। बीज शोधन के लिए हम जो है बीज को ट्राइकोडर्मा से और जीवा बीजामृत से शोधित करते हैं और दूसरा है वाबस्टीन से कर सकते हैं जी, ये से भी शोधन कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम। तो देखिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं और भी कोई किसान जो बताना चाहता हो, अपना हाथ उठाना चाहता हो तो वो हाथ उठा सकता है। बताना चाहते हैं आप, जल्दी से खड़े हो जाइए। सुमन बहन बताना चाहती हैं जी। जैविक विधि से ट्राइकोडर्मा से शोधित करेंगे और रासायनिक विधि से उसको कार्बेंडाजिम से संशोधित करेंगे। तो देखिए, सुमन कुमार बहन ने भी दोनों विधि बताई है। हालांकि विशेषज्ञों को यह तय करना है कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है, साथ ही वो ये भी बताएं कि इसका सही जवाब हमारे दर्शकों के लिए क्या है। देखिए, सर के द्वारा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि जैविक और रासायनिक बीज शोधन के बारे में बताइए।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैविक बीज शोधन में हम जैविक माध्यमों से बीज का शोधन करते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम बीज को उपचारित करते हैं, या इसकी जगह पे हम स्यूडोमोनास इसकी भी 5 ही ग्राम मात्रा लेते हैं और बीज को उपचारित करते हैं इससे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि रासायनिक विधि से हम 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 2.5 ग्राम थीरम को जो है साथ में लेकर 1 किलोग्राम बीज का उपचार करते हैं। तो सबसे सही और सटीक जवाब मेरे हिसाब से पंकज राणा जी ने दिया है, ठीक है, सभी लोगों में। तो मैं उनको जो है मनोनीत करना चाहूंगा कि वो अपना जो है कप लें आगे। तो आइए पंकज राणा जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। इन्होंने सही जवाब दिया है, इसलिए किसान कप से इनको नवाजा जा रहा है। देखिए, बहुत शुक्रिया पंकज राणा जी, सही जवाब आपने दिया और आप किसान कप के हकदार बन चुके हैं। और भी लोग बन सकते हैं किसान कप के हकदार अगर वो चाहें तो। इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते बिना देरी किए और एक और सवाल आप लोगों से पूछते हैं और इसका जवाब आप लोगों को ही देना है। तो बासमती धान उत्पादन में पाटा टेक्निक क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पाटा टेक्निक क्या है इसमें, ये आपको बताना है। बासमती धान उत्पादन में पाटा टेक्निक का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। और ये टेक्निक क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। और इसीलिए बिना देरी किए जवाब दीजिए और किसान कप पाइए। इसलिए लगातार हम किसानों से पूछ रहे हैं सवाल इस मंच पर, और हम इसलिए पीछे जाएंगे और पूछेंगे सवाल का जवाब आखिर उनके पास क्या है। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। सुरेश कुमार धर्मसानंगली जी। सुरेश कुमार जी पाटे के लिए साहब कल्ले 15 से 20 दिन या 25 दिन के अंदर जो कल्ले फुटाव के लिए पाटा लगाते हैं, उससे कल्ले का फुटाव अधिक होता है। आवाज आ रही है विशेषज्ञों तक? बैठे सुरेश कुमार जी। तो देखिए, सुरेश कुमार जी बता रहे हैं कि किस लिए क्या पाटे का महत्व होता है, और भी बता सकते हैं किसान भाई। तो जल्दी से खड़े हो जाएं, बिना देरी किए बताएं कि आप बताएं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह नाम है। महेंद्र जी बताइए। जब फसल 15-20 दिन की हो जाती है, उसके बाद में उसमें पाटा घुमाते हैं तो फुटाव के लिए कर। तो महेंद्र जी बता रहे हैं कि देखिए, 15-20 दिन की फसल हो जाती है, उसमें पाटा घुमाया जाता है और उसके बाद पटाव हो जाता है, तो इसलिए पाटा लगाया जाता है। और भी कोई किसान बताना चाहे तो बता सकता है, हाथ उठा सकता है। आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। सर, मेरा नाम लोकेश कुमार है। लोकेश बताइए जल्दी से, तेजी के साथ। हमारा धान 15 से 20 दिन का हो जाता है या 10 से 12 इंच का, उसमें 10-12 इंच पानी होना चाहिए, तब उस पर हम पाटा लगाते हैं फुटाव के लिए। और उसमें जो कीड़ा होता है वो भी पानी में मर जाता है। तो पानी भी होना चाहिए और कीड़ा भी मर जाता है, इसलिए पाटा लगाया जाता है। तो देखिए, यहाँ लोकेश कुमार बता रहे हैं। और भी किसान कोई बताना चाहता हो तो वो बता सकता है। आप बताना चाहते हैं? और भी किसान हैं जो बता सकते हैं और किसान कब पा सकते हैं, इसलिए बिना देरी किए बताएं, जल्दी से हाथ उठाएं और बताएं कि क्या है आखिर पाटा। तो जल्दी से खड़े हो जाइए। पाटा लगाने के लिए पानी भर दे, धान जिसमें लगा हुआ है 10 से 15 दिन का, उसमें पानी भर के उसमें 10 से 15 किलो की वजन की लकड़ी लेके उसमें पाटे टाइप में घुमा देना चाहिए। उससे जो है बीमारी पिंडार सी लगती है वो भी मर जाएगी और जो है उसमें टिल्लिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाई और जवाब दे रहे हैं, और लगातार वो इसका उत्तर देते हुए नजर आए। अब लेकिन हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं इस मंच पर, वो बताएं कि किसका जवाब बिल्कुल सही है, और सही जानकारी भी इस प्रश्न की क्या है वो भी हमारे दर्शकों को डीडी किसान पर दें। पाटा तकनीक अच्छी उपज एवं अच्छा फुटाव के लिए एक तकनीक इस्तेमाल की जाती है धान की फसल में। ये 15 से 25 दिन की जो फसल होती है उसके मध्य में आप इसको एक पाटा जो कि 12 से 18 किलो के आसपास का हो, जिसकी लंबाई 2 से 3 मीटर हो, उसको आप दोनों साइड से बांध के अपने खेत में घुमाते हैं। खेत में पानी बना रहना चाहिए। इसके कुछ लाभ हैं, जैसे कि आपका फुटाव अच्छा होगा, ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, जिससे आगे आने वाली समय में आपकी उपज अच्छी होगी। दूसरी चीज़ है, जब आप इस पाटे को अपने खेत में चलाते हैं तो एक उथल पुथल होती है ऊपरी सतह पे, उससे वायु संचार बढ़ता है जो कि पौधे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
तीसरा मुख्य बिंदु ये हुआ आपके पाटा तकनीक के का जो लाभ है वो ये हुआ कि जो शुरुआती प्रथम अवस्था में जो कीट आते हैं, उनकी जो लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं, जो आपके पत्ती से चिपके होते हैं, तो आपका जब पौधा पानी में डूब के एक बार खड़ा होगा तो उनसे भी आपको शुरुआत में आने वाले जो कीट बीमारियां हैं उनसे भी आप निजात पा सकते हैं, उनका अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी शुरुआती दौर में खरपतवार, धान में खरपतवार जो कंपटीशन होता है, एक वीड कंपटीशन, खरपतवार की से जो समस्याएं उत्पन्न होती है, तो शुरुआती दौर में आप इन खरपतवार से भी अच्छी तरीके से निजात पा सकते हैं। तो ये कुछ लाभ हैं पाटा तकनीक के, और आप सभी ने बहुत आपका प्रयास सराहनीय है। आप सभी ने अच्छा प्रयास किया, सराहनीय प्रयास है। आप सभी किसान भाइयों के बीच से लोकेश जी ने सही जवाब देने की कोशिश की है, तो लोकेश जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। जोरदार तालियां बजाइए लोकेश के लिए। लोकेश को यहाँ किसान कप से नवाजा जा रहा है, तो देखिए एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया लोकेश, सही जवाब आपने दिया और लगातार हमारे इस मंच पर हमारे जो किसान भाई हैं वो लगातार इस मंच पर सही जवाब देते हुए नजर आए। जो डिसाइड किया हमारे विशेषज्ञों ने, और विशेषज्ञों ने यहाँ जो है तमाम जो किसान हैं उनको किसान कप से नवाजा है। और इस कार्यक्रम में जो लगातार हमने सवाल पूछे धान से